फिजिक्स के बारे में आज लोग हम जानेंगे। भौतिक विज्ञान के जनक फादर ऑफ फिजिक्स की उपाधि किसी वैज्ञानिक को नहीं दी गई है, जबकि आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान और खगोल शास्त्र में विशिष्ट योगदान के लिए गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान और खगोल शास्त्र में विशिष्ट योगदान के लिए गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान और खगोल शास्त्र में विशिष्ट योगदान के लिए गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। गैलीली को क्या कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जिनकी सबसे प्रसिद्ध खोज यह थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। भौतिक राशि मात्रक: लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, पदार्थ का मात्रक मोल, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, संवेग या आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। संवेग या आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। संवेग और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाता है? ल्यूमेन। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक किलोवाट। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ल्यूमेन इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। समतल कोण का मात्रक रेडियन। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकेंड। आयतन का मात्रक मीटर घन क्यू। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर घन क्यू। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर घन क्यू। कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। यह क्या है? इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा का तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाता है? जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? न्यूटन प्रति
कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम। वायुमंडलीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर प्रेशर का मात्रक बार। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आवृत्ति की इकाई या आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसे भी पीएससी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018-19 में, और ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। CHSL 2023 में पूछा गया, तो जगह से पूछा गया है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई, विद्युत आवेश क्यू की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। इसे भी देखिए, अनेकों जगह इसको पूछा गया है। किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। कार्य की इकाई जूल होती है। विद्युत धारा को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? विद्युत धारा को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? विद्युत धारा को एम्पीयर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पीयर होती है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की एसआई, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। विद्युत धारा की व्यावसायिक इकाई, विद्युत धारा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति इकाई डायोप्टर है। लेंस की शक्ति क्या है? डायोप्टर है। लेंस की शक्ति क्या है? डायोप्टर है ना। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पार्सेक किसके मात्रक है? लंबाई के। खगोलीय इकाई और पार्सेक किसके मात्रक हैं? लंबाई के मात्रक हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? त्वरण का मात्रक या एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। या किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को परिमाण कहते हैं। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं ना। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम ना। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। ब्लैक बॉक्स उपकरण। ये ब्लैक बॉक्स उपकरण हवाई जहाज़ में उड़ान के दौरान विमान द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियों का डाटा स्टोर करता है। ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस होती है जो हवाई जहाज़ में लगाया जाता है, जो उसकी गतिविधियों पर डाटा स्टोर करता रहता है, उसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं।
क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मात्रक मीटर क्यूब। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेग का मात्रक विस्थापन बटे समय, इसका मात्रक हो जाए मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक या चाल का सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। एफ बराबर एम, एफ बराबर होता है क्या होता है? एफ बराबर एम गुणे ए। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, इसका मतलब न्यूटन मीटर होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका मतलब जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। तो सही मात्रक जूल और न्यूटन मीटर होगा। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, इसका मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। आवेग बराबर बल गुणे समय, इसका मतलब न्यूटन सेकंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसका मतलब हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसका मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, इसका मतलब वाट हो जाता है। शक्ति बराबर हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, इसका मतलब वाट होता है। दाब बराबर बल गुणे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल का मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल बराबर प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसका मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग देखेंगे अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो हम लोग पहले देखेंगे अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ देखते हैं। अदिश राशियाँ कौन कौन से आते हैं? दूरी अदिश राशि। अच्छा, अदिश राशि की परिभाषा जान लो। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे इसमें क्या दूरी लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, चाल, क्षेत्रफल, आवेग, घनत्व, कार्य, शक्ति, दाब, विभवांतर, आयतन, विद्युत धारा, यह क्या ऐसी हैं? अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज हैं। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज। एक बार पुनः देखते हैं अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। दूरी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, चाल, क्षेत्रफल, आवेग, घनत्व, कार्य,
शक्ति, ऊर्जा, दाब, विभवांतर, आयतन, विद्युत धारा। ये सभी इतनी कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। यहीं अब हम लोग सदिश राशियाँ देखते हैं। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं या सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ में कौन कौन से होंगे? विस्थापन, सदिश राशियाँ विस्थापन, विद्युत तीव्रता, ड्रैग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, वेग, संवेग, गुरुत्वीय बल, कोणीय वेग, गुरुत्वाकर्षण बल, त्वरण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा। ये सभी कैसे होंगे? सदिश राशियाँ होंगे। सदिश राशियाँ पुनः एक बार देखते हैं। सदिश राशियाँ विस्थापन, विद्युत तीव्रता, ड्रैग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, वेग, संवेग, गुरुत्वीय बल, कोणीय वेग, गुरुत्वाकर्षण बल, त्वरण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व ये सभी कैसी हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे सदिश राशियाँ। 10 के महत्वपूर्ण घात, पावर ऑफ 10। 10 के महत्वपूर्ण घात में हम लोग देखेंगे पावर ऑफ 10 में ना 10 के महत्वपूर्ण घात, पावर ऑफ 10। 10 घाते 24 को क्या बोलते हैं? योटा। इसका प्रतीक वायु होता है। 10 घाते 24 को योटा बोलते हैं, इसका प्रतीक वायु होता है। 10 घाते 21 को जेठा बोलते हैं, इसका प्रतीक जेड होता है। 10 घाते 24 को योटा बोलते हैं, इसका प्रतीक वायु होता है। 10 घाते 21 को जेठा बोलते हैं, इसका प्रतीक जेड होता है। 10 घाते 18 को एक्सा बोलते हैं, इसका प्रतीक ई होता है। 10 घाते 15 को पेटा बोलते हैं, इसका प्रतीक पी होता है। 10 घाते 18 को एक्सा बोलते हैं। 10 घाते 18 क्या बोलते हैं? एक्सा, इसका प्रतीक ई होता है। 10 घाते 15 को पेटा बोलते हैं, इसका प्रतीक पी होता है। 10 घाते 12 को टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 घाते 12 को टेरा बोलते हैं। 10 घाते 12 को क्या बोलते हैं? 10 घाते 12 को टेरा बोलते हैं, इसका प्रतीक टी होता है। 10 घाते 9 को गीगा बोलते हैं, इसका प्रतीक जी होता है। 10 घाते 6 को मेगा बोलते हैं। 10 घाते 12 को टेरा बोलते हैं, इसका प्रतीक टी होता है। 10 घाते 9 को गीगा बोलते हैं, इसका प्रतीक जी होता है। 10 घाते 6 को मेगा बोलते हैं, इसका प्रतीक एम होता है। 10 घाते 3 को किलो बोलते हैं, इसका प्रतीक के होता है। 10 घाते 2 को 10 घाते 2 को हेक्टो बोलते हैं। 10 घाते 3 को किलो बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है। 10 घाते 2 को हेक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक यच होता है। 10 घाते 1 को डेका बोलते हैं, इसका प्रतीक डी ए होता है। एक बार पुनः 10 घाते 3 को किलो बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है। 10 घाते 2 को हेक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक यच होता है। 10 घाते 1 को डेका बोलते हैं, इसका प्रतीक डी ए होता है। एक बार पुनः इसको देखते हैं। 10 घाते 24 को योटा बोलते हैं, योटा। 10 घाते 24 को योटा बोलते हैं, इसका प्रतीक वायु होता है। 10 घाते 21 को जेटा बोलते हैं। 10 घाते 24 को योटा, इसका प्रतीक 10 वायु। 10 घाते 21 को जेटा, इसका प्रतीक जे होता है। 10 घाते 18 को एक्सा ई होता है। 10 घाते 15 को पेटा ई। 10 घाते 12 को टेरा टी। 10 घाते 9 को गीगा यहाँ से जी। 10 घाते 6 को मेगा यम। 10 घाते 3 को किलो के और 10 घाते 2 को हेक्टो यच। 10 घाते 1 को डेका। ये तो 10 की घाते पॉजिटिव वाली हो गई। और 10 की घाते निगेटिव वाले देखते हैं। 10 की घात निगेटिव में कैसे कैसे होती हैं। 10 की घात निगेटिव में 10 घाते -24 को एक्टो क्या बोलेंगे? एक्टो। वहाँ पे बोलते थे योटा बोलते थे। 10 घाते +24 को योटा बोलते थे, लेकिन यहाँ पे 10 घाते -24 को एक्टो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आएगा
आ की मात्रा टपी, आ की मात्रा तो यहाँ टपी, ओ की मात्रा हो जाएगा एक्टो। 10⁻24 को एक्टो बोलते हैं। 10⁻24 को क्या बोलते हैं? एक्टो। 10⁻24 को एक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक वाई हो जाएगा। 10⁻24 को क्या बोलते हैं? एक्टो। 10⁻24 को क्या बोलते हैं? एक्टो बोलते हैं। 10⁻24 को एक्टो। 10⁻24 को एक्टो बोलते हैं। 10⁻24 को एक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक वाई होता है। 10⁻24 को एक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक वाई होता है। 10⁻21 को जेटा बोलते हैं, इसका प्रतीक जेड होता है। 10⁻18 को एटो बोलते हैं, इसका प्रतीक ए होता है। 10⁻15 को जगह फेमटो बोलते हैं, इसका प्रतीक एफ होता है। 10⁻15 को फेमटो बोलते हैं। 10⁻15 को फेमटो बोलते हैं, इसका प्रतीक एफ होता है। 10⁻12 को पीको बोलते हैं, इसका प्रतीक पी होता है। 10⁻9 को नैनो, जिसका प्रतीक एन होता है। 10⁻6 को 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, इसका प्रतीक मी होता है। 10⁻24 को एक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक वाई होता है। 10⁻24 को एक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है? वाई। 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं। 10⁻21 को क्या बोलते हैं? 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं। 10⁻24 को जेप्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक जेड होता है। 10⁻18 को एक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक ए होता है। 10⁻18 को एक्टो बोलते हैं। 10⁻18 क्या बोलते हैं? एक्टो। 10⁻18 क्या बोलते हैं? एक्टो बोलते हैं। 10⁻18 को 10⁻18 को एक्टो बोलते हैं। 10⁻18 को एक्टो का इसका प्रतीक ए होता है। एटो। 10⁻18 को एटो बोलते हैं, इसका प्रतीक ए होता है। 10⁻15 को फेमटो, इसका प्रतीक एफ होता है। 10⁻12 को पीको, इसका प्रतीक पी होता है। 10⁻9 को नैनो, इसका प्रतीक एन होता है। 10⁻6 को माइक्रो, इसका प्रतीक मी होता है। 10⁻3 को मिली, इसका प्रतीक स्मॉल एम होता है। 10⁻2 को सेंटी, इसका प्रतीक इसका प्रतीक सी होगा। 10⁻2 को हेक्टो बोलते हैं और 10⁻2 को सेंटी, इसका प्रतीक सी होता है। 10⁻1 को डेसी, इसका प्रतीक डी होता है। एक बार पढ़ने देख लेते हैं नीचे से। 10⁻1 को डेसी, इसका प्रतीक डी। 10⁻2 को सेंटी, इसका प्रतीक सी। 10⁻3 को मिली, इसका प्रतीक एम। 10⁻6 को माइक्रो, इसका प्रतीक म्यू। 10⁻9 को नैनो एन। 10⁻12 को पीको पी। 10⁻15 को फेमटो 10 एफ। 10⁻18 एटो ये। 10⁻21 को जेप्टो जेड। 10⁻24 को एक्टो वाई हो जाएगा। यस आई उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻15 को क्या कहा जाता है? देखिए एग्जाम में पूछा गया है। एस आई उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻15 को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फेमटो कहा जाता है। फेमटो। 10⁻15 को फेमटो कहा जाता है और 10⁻15 को पेटा कहा जाता है। ये माइनस में है तो इसको क्या बोला जाएगा? फेमटो बोला जाएगा। 10⁻15 को फेमटो कहा जाएगा। 10⁻15 को क्या कहा जाएगा? फेमटो कहा जाएगा। एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं?
एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो एक मीटर में 10⁻⁻6 माइक्रोन होते हैं। कितने होते हैं? एक मीटर में 10⁻⁻6 माइक्रोन होते हैं। एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? एक मीटर में 10⁻⁻6 माइक्रोन होते हैं। एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10⁻⁻6 माइक्रोन होते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का 1/6 गुना हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का 1/6 गुना हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का 1 कितना गुना हो जाता है? 1/6 गुना हो जाता है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। जी का मान कितना होता है? 9.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। मूल इकाई रूपांतरण सूची में चलिए आइए देखते हैं। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 औंस बराबर कितना होता है? 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम ना। 1 औंस में कितना ग्राम होता है? 28.35 ग्राम होता है। 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 16 औंस होता है। 1 पाउंड में कितने औंस होता है? 16 औंस होता है। 1 पाउंड में 16 औंस होता है या बराबर 0.454 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड में 16 औंस होता है या 0.454 किलोग्राम होता है। 1 किग्रा में 2.2046 पाउंड होता है। 1 किग्रा में 2.2046 पाउंड होता है। 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। 1 किग्रा में 2.204 पाउंड होता है। 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है? 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है ना। 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है? 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। 1 क्विंटल QUINTL 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। एक खगोलीय इकाई एक खगोलीय इकाई एक खगोलीय इकाई 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होती है। एक खगोलीय इकाई कितना होती है? एक खगोलीय इकाई 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होती है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और एक समान वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और समान वर्ष में एक समान वर्ष में या एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक मील में 1.6 किलो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। एक मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। एक प्रकाशीय वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर्स बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाशीय वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाशीय वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर एक प्रकाशीय वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाशीय वर्ष बराबर हो जाता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर एक प्रकाशीय वर्ष होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर
एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। जो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम ANGSTROM एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर होगा ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3.0857 गुणे 10 घाते 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.0857 गुणे 10 घाते 16 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.0857 गुणे 10 घाते 16 मीटर के बराबर एक पारसेक होगा। एक पारसेक क्या हो जाएगा? एक पारसेक बराबर 3.0857 गुणे 10 घाते 16 मीटर के बराबर हो जाएगा। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.0857 गुणे 10 घाते 16 मीटर होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में कितना वर्ष होता है? एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना। एक पारसेक में कितना वर्ष होता है? एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक में होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक में होता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। एक गैलन कितना होता है? एक गैलन 3.785 लीटर एक गैलन के बराबर होता है। एक गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है। एक किलो घंटा बराबर 1 किलो आवर्स बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। एक बार बराबर एक किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। एक किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। एक किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। एक किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। एक बार बराबर 1000 किलो पास्कल होता है। एक बार बराबर 1000 किलो पास्कल होता है। एक बार बराबर क्या हो जाएगा? 1000 किलो पास्कल। एक बार बराबर 1000 किलो पास्कल होगा। एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल हो जाएगा। एक कैलोरी बराबर 4.185 जूल एक कैलोरी हो जाएगा। एक कैलोरी क्या हो जाएगा? एक कैलोरी क्या हो जाएगा? 4.184 जूल हो जाता है। एक कैलोरी क्या हो जाएगा? 1.484 जूल है ना। एक कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.184 जूल एक कैलोरी हो जाता है। एक कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.186 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल एक कैलोरी होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणे 10 घाते 19 जूल हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणे 10 घाते -19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602 गुणे 10 घाते -19 जूल के बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर 10 घाते 4 गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा? 10 घाते 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा? एक टेस्ला बराबर 10 घाते 4 गॉस के बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर 10 घाते 4 गॉस के बराबर होता है।
1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? एक समुद्री मील या नॉटिकल मील कितने मील के बराबर होता है? 1852 मील के बराबर 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील लगभग कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील लगभग 1852 मीटर के बराबर होता है ना। एक समुद्री मील नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो कितने मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर के 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील के बराबर होता है। अगला चैप्टर है तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स के यहाँ प्रकार देखेंगे। तरंग के प्रकार, वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो तरंग दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, और अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? अयांत्रिक तरंगे ना। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के अंतर्गत आते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। मैकेनिकल तरंगे के अंतर्गत आते हैं, यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत आ जाएंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंगे के उदाहरण क्या हो जाएंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे उदाहरण हो जाएगा ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स हो जाते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे उदाहरण हो जाएगा प्रकाश तरंगे। तो यांत्रिकी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे जिसे ध्वनि तरंगे होते हैं, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुप्रस्थ तरंगे इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिसे प्रकाश तरंगे होती हैं, यह निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे उदाहरण हो जाएगा प्रकाश तरंगे। अयांत्रिक तरंगे देखते हैं। अयांत्रिक तरंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स यहाँ से अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। अयांत्रिक तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। इसमें गामा किरणें आती हैं,
गामा किरण, एक्स किरण, अदृश्य तरंगे, परावैंगनी किरणें, अवरक्त की विकिरणें, रेडियो तरंगे, ये अयांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती हैं। अयांत्रिक तरंगों जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत गामा किरणें आती हैं, एक्स किरणें आती हैं, दृश्य तरंगे आती हैं, परावैंगनी किरणें, आवर्त विकिरणें, रेडियो तरंगे, ये सभी अयांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती हैं। यांत्रिक तरंगे यह ठोस, द्रव और गैस माध्यम में संचरित होती हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती हैं। यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स के दो उदाहरण होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। कंपन करने के समांतर होती है उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्बर वेव्स। जब तरंगे गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत चलती हैं। जब तरंगे गति की दिशा तथा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती हैं तो उसे ट्रांसवर्बर वेव्स कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे होती हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्बर वेव्स कहते हैं। लेकिन वही जब तरंगे गति करने की दिशा के कणों की दिशा के समांतर होती हैं तो उसे हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। जब समांतर होंगे तो अनुदैर्घ्य तरंगे होंगे और जब लंबवत होंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे होंगे। अयांत्रिक तरंगे ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अयांत्रिक तरंगे ये वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अयांत्रिक तरंगे ये वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए, जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे मतलब जो समांतर चलती हैं, जो पैरेलल चलती हैं, समांतर चलती हैं। तो जो पी तरंगे होते हैं वह सरफेस पर समांतर चलती हैं तो यह अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगा। तो पी तरंगे कैसी तरंगे हो जाएंगी? अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। किन तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, परावैंगनी और आवर्त तरंगे शामिल हैं। किन तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे जो देखी जा सकती हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, परावैंगनी और आवर्त तरंगे शामिल हैं। तो यहाँ पे दिया है यांत्रिक तरंगे दिया है, प्रकाश तरंगे, ठीक है। प्रकाश तरंगे एक्स-रे, तो प्रकाश तरंगे हम लोग देखेंगे यहाँ से। प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगे जो यांत्रिक तरंगों का अंतर्गत आता है। किन तरंगों में? दृश्य प्रकाश तरंगे एक्स-रे जिसे देखा जा सकता है, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, परावैंगनी और किरणें शामिल हैं।
यह अयांत्रिक होना चाहिए ना, इसमें डाउट है। यहाँ पे लग रहा है ये गलत दिए हैं, क्योंकि देखिए कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि यह किसके किसके उदाहरण हैं। अयांत्रिक तरंग के उदाहरण क्या क्या हैं? गामा किरणें हैं, यक्स किरणें हैं, दृश्य तरंगे हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, अवरक्त विकिरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं। ये सभी हो जाएगा अयांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे तो वही तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दृश्य तरंगे, यक्स रे, गामा किरण, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनिक, अवरक्त किरणें शामिल हैं। तो यह किसमें शामिल है? अयांत्रिक तरंगों में शामिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ डाउट है ना, इसको हम क्लियर करेंगे। वैसे तो यहाँ अयांत्रिक तरंगे होना चाहिए ना। ठीक है, विभिन्न रंगों के प्रकाश, आगे देखते हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश वर्ण और तरंग दैर्ध्य। 7 रंग दिए गए हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य दी गई है, कितनी लंबाई होती है। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। बैगनी प्रकाश, बैगनी की तरंग दैर्ध्य 790 नैनोमीटर से 446 नैनोमीटर तक। बैगनी रंगों का तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंगों का तरंग दैर्ध्य 390 से 746 नैनोमीटर तक। जामुनी रंगों का तरंग दैर्ध्य 446 से 465 नैनोमीटर। बैगनी का तरंग दैर्ध्य 390 से 446 नैनोमीटर तक। जामुनी का तरंग दैर्ध्य 446 नैनोमीटर से 465 नैनोमीटर तक। नीली ब्लू का तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा? नीला रंग का तरंग दैर्ध्य 465 से 500 नैनोमीटर तक। हरा का तरंग दैर्ध्य 500 से 570 नैनोमीटर तक। पीला का हरा का तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर से 570 नैनोमीटर तक। पीला का तरंग दैर्ध्य 570 से 590 नैनोमीटर तक। नारंगी का तरंग दैर्ध्य 590 से 620 नैनोमीटर तक। लाल का तरंग दैर्ध्य 620 से 760 नैनोमीटर तक। लाल का तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा? लाल का तरंग दैर्ध्य 720 से 760 नैनोमीटर तक। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 620 से 760 नैनोमीटर तक लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। यह इंद्रधनुष के सभी रंग हैं। विबिग्योर होता है, विबिग्योर VIBGYOR, विबिग्योर। तो रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यहीं पे जान ले, लाल का तरंग दैर्ध्य जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है ना। तो बढ़ती तरंग दैर्ध्य यहाँ पे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और इसका आवृत्ति क्या हो जाएगी? लाल की आवृत्ति सबसे कम होगी। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा उसकी आवृत्ति उतनी ही कम, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम उसकी आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा। तो बैगनी की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी।
हाँ, ध्वनि स्रोत एवं उसकी तीव्रता। ध्वनि और उसकी तीव्रता के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ध्वनि स्रोत हो जाएगा, तीव्रता कहाँ से कहाँ हो जाए। पेड़ के पत्तों की सरसराहट की तीव्रता कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल तक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट की तीव्रता कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल तक पेड़ के पत्तों की तीव्रता की सरसराहट होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल तक होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल तक होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल तक होती है। साधारण बातचीत की भाषा 30 से 40 डेसिबल के अंतर्गत होती है। साधारण बातचीत जो हम लोग करते हैं उसकी डेसिबल कितना होता है? साधारण बातचीत का भाषा की डेसिबल कितना होती है? 30 से 40 डेसिबल हम लोग बात करते हैं। जो पेड़ के पत्तों की सरसराहट होती है 10 से 20 डेसिबल तक होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल के मध्य होती है। साधारण बातचीत की भाषा जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं इसका 30 से 40 डेसिबल इसकी आवाज़ होती है। तेज बातचीत की भाषा 50 से 60 डेसिबल तक होती है। जो हम तेज़ी से चिल्लाते हैं उसका डेसिबल कितना होता है? 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक होता है। तेज संगीत शोर क्या होता है? तेज संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक होता है। जो बाजा में बजता है तेज संगीत शोर बजता है वो क्या होता है? 80 डेसिबल से अधिक होता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों में जो औद्योगिक यंत्र होते हैं जहाँ काम चलता रहता है वहाँ पे 100 से 120 तक 100 से 120 डेसिबल तक वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। 100 से 120 डेसिबल तक 100 से 120 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न होती है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों में औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों में 100 से 120 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न होती है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों में 100 से 120 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न होती है। सायरन पुलिस एम्बुलेंस की जो सायरन होती है वह 110 से 120 डेसिबल तक होती है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों में इसकी तीव्रता होती है 100 से 120 डेसिबल के मध्य होती है। सायरन जो पुलिस एम्बुलेंस की होती है पुलिस एम्बुलेंस की सायरन होती है 110 से 120 डेसिबल के मध्य होती है। जेट विमान हो जाएगा 140 से 150 डेसिबल के मध्य जेट विमान होती है। जेट विमान की तीव्रता कितनी होती है? 140 से 150 डेसिबल के मध्य जेट विमान की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल के मध्य आती है। जेट विमान की तीव्रता कितनी 140 से 150 डेसिबल के मध्य आती है। जेट विमान की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल के मध्य है ना। जेट विमान की तीव्रता कितनी होती है? 140 से 150 डेसिबल के मध्य। जेट विमान की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल के मध्य जेट विमान की तीव्रता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्या बता रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है ना। 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 75 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि होती है मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को नॉइज शोर कहा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को
शोर नॉइज या NOISE नॉइज कहा जाता है, शोर कहा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहा जाता है। शोर किसे कहा जाता है? 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहा जाता है। शोर किसे कहते हैं? जिसकी तीव्रता 80 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता से अधिक होती है उसे शोर कहा जाता है। ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों के प्रकार में क्या है? ध्वनि तरंगों के प्रकार, आवृत्ति, विशेषता। श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की मध्य होती है। श्रव्य तरंगे ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल वेव्स, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की मध्य होती है। इसकी विशेषता क्या है? मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, जैसे बांसुरी, शहनाई, जानवर आदि की आवाज़। श्रव्य तरंगे वह होती हैं जिसे मानव सुन सकता है। तो मानव जो सुन सकता है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होनी चाहिए। अब अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि जो होती है, 20,000 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होती है उसे अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होंगी उसे मानव नहीं सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होती है, जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, वह 20 हर्ट्ज से कम होती है जिसे मानव नहीं सुन सकता है। मानव द्वारा नहीं सुना जा सकने वाली ध्वनि तरंगे हैं जैसे साप, भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि। ये सभी हो जाएंगे 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती हैं, इन्हें साफ सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे क्या हो जाएंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स। प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक, ALTRASON ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती हैं। प्राश्रव्य तरंगे हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होती है उसे प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होती है उसे प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें भी मानव नहीं सुन सकता है। अपश्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें भी मानव नहीं सुन सकता है, और प्राश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती हैं उन्हें भी मानव नहीं सुन सकता है, क्योंकि इन्हें भी मानव नहीं सुन सकता है। केवल कुछ जीव जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, बिल्ली आदि ही इन्हें सुन सकते हैं जो 20,000 से अधिक के होते हैं। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो गति कहलाती है। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे पराध्वनिक कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं ना। जब किसी वस्तु की गति उसके ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है, उसके ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो वह गति कहलाती है, उसे पराध्वनिक गति कहते हैं। उसे कौन सी गति कहते हैं? पराध्वनिक गति कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसे अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति
अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाशीय घटनाएं और उनके कारण। प्रकाशीय घटनाएं और उनके कारण, लाइट फिनोमिनोन एंड दियर रीजन। प्रकाशीय घटनाएं और उनके कारण, लाइट फिनोमिनोन एंड उनके रीजन। प्रकाशीय घटनाएं देखेंगे हम लोग। प्रकाशीय घटनाओं में तारों का टिमटिमाना, यह वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देना। तारों का जब टिमटिमाते हैं और वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई देते हैं, ये किस कारण होता है, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देना यह अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना। तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तारे के हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। जल के तल पर पड़े सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण होता है। जल के तल पर बड़े सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना किस कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तिरछी छड़ी का पानी में मुड़ा दिखना या पेंसिल का पानी में मुड़ा हुआ दिखना अपवर्तन के कारण होता है। तिरछी छड़ी या पेंसिल का पानी में मुड़ा दिखाई देना यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य से पहले और सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य से पहले एवं सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना किसके कारण होता है? यह अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। मृगमरीचिका का बनना, मृगमरीचिका किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब मृगमरीचिका का बनना किसके कारण होता है? मृगमरीचिका का बनना किसके कारण होता है? मृगमरीचिका का बनना न मृगमरीचिका का बनना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृगमरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। मृगमरीचिका का बनना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृगमरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना ये भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृगमरीचिका का बनना, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना क्या इसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश तंतु न पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। किसी कारण होता है?
मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना किसी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसी कारण होता है। मृग मरीचिका का दिखना और हीरे का चमकना, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना किसके कारण होता है? तीनों हो जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, प्रकाश तंतु का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश तंतु का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन का स्कैटरिंग SCATTERING स्कैटरिंग के कारण होता है। आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है? आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है ना। आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण होता है। तो कांच में पड़ी दरार का चमकना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? कांच में पड़ी दरारों का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश तंतु का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना यह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। कांच में जो दरारें पड़ जाती हैं, कोई कंकड़ मार दे कांच पे तो कांच चिरिक जाता है या फूट जाता है, उसमें छेद नहीं होता, लेकिन इतना तेज चमकती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश में कांच में पड़ी दरारों का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, यह प्रकीर्णन के कारण होता है। सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना ने सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, समुद्र का जल नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। लाल दिखाई देना, नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखना, पानी के बुलबुले का रंगीन दिखना व्यतिकरण के कारण होता है। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ना, पानी के जो बुलबुले होता है कैसा दिखाई देना? रंगीन दिखाई देना। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण होता है। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण होता है। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखाई देना, यह भी व्यतिकरण के कारण होता है। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, पानी के सतह पर मिट्टी के तेल डालने पर रंगीन दिखाई देना, ये दोनों व्यतिकरण के कारण होते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD का रंगीन दिखाई देना, कॉम्पैक्ट डिस्क CD जो CD कहते हैं, इसे कॉम्पैक्ट डिस्क क्या कहते हैं? रंगीन दिखाई देना से व्यतिकरण कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना क्या है? इंद्रधनुष का बनना इंद्रधनुष सभी लोग देखे हैं, आकाश में पूर्व या पश्चिम में होते हैं। इंद्रधनुष की दिशा केवल पूर्व पश्चिम होती है, अदर दिशा में नहीं हो सकती है।
तो इंद्रधनुष का बनना क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष का बनना किसके कारण होता है? अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एवं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों के कारण होता है। इन धनुष का बनना किसके कारण होता है? अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों के कारण होता है। अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों के कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों के कारण होता है। अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों के कारण होता है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना तीनों के कारण होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसी कारण आकाश काला दिखाई देता है। इसी कारण क्या होता है? आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसी कारण आकाश काला दिखाई देता है। आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कुछ एग्जाम में पूछा गया है। किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण परावर्तित कोण कहलाता है। समुद्र के जल का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के जल का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो समुद्र के जल का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरणों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 0 डिग्री का कोण होता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरणों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो 0 डिग्री का कोण होता है। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है ना। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है। साफ आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। साफ आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? जो साफ आकाश होते हैं का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग साइंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है।